द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो आजकल हर जगह सुनाई देता है, ग्लोबल साउथ। हमारी ये चर्चा उन स्रोत सामग्रियों पर आधारित है जो इस विचार के पूरे सफर को देखती हैं, तीसरी दुनिया से लेकर ग्लोबल साउथ तक। और आज का हमारा केंद्रीय सवाल भी यही है, क्या ग्लोबल साउथ वाकई तीसरी दुनिया की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली एक एकजुट ताकत है, या फिर ये सिर्फ एक नया लेबल है उन देशों के लिए जो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में बटे हुए और असल में शक्तिहीन है। इस विषय पर मेरा मानना है कि ग्लोबल साउथ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि साझा इतिहास और उम्मीदों से बनी एक शक्तिशाली राजनीतिक परियोजना है। और मैं मानती हूं कि यह एक बहुत भ्रामक शब्द है। ये ऐसे देशों के समूह को दिखाता है जो अंदर से बुरी तरह बटे हुए हैं और जिनकी सामूहिक शक्ति, सच कहूं तो, बहुत सीमित है। ये देश मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि उसी में और गहराई से जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, ग्लोबल साउथ को सिर्फ एक भौगोलिक दायरे में देखना मेरे हिसाब से इसकी असल ताकत को अनदेखा करना है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये उस राजनीतिक चेतना का एक नया रूप है जिसे हम पहले तीसरी दुनिया कहते थे। याद कीजिए 1955 का बांडुंग सम्मेलन, जहां एशिया और अफ्रीका के वो नए नए आज़ाद हुए देश एक साथ आए थे। या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ये वो पल थे जब उपनिवेशवाद के खिलाफ एक साझा पहचान बनी थी। बांडुंग और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये तो ऐतिहासिक बातें हैं। आज की हकीकत क्या उससे वाकई मेल खाती है? बिल्कुल खाती है, बस उसका रूप बदल गया है। आज वही पहचान हमें दक्षिण-दक्षिण सहयोग यानी साउथ साउथ कोऑपरेशन में दिखती है। और इसका मकसद साफ है, पश्चिमी देशों के दबदबे को चुनौती देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रिक्स समूह। जिस तरह से हाल ही में इसका विस्तार हुआ है और जिस तरह से इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है, वो कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे सीधे वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसे पश्चिमी संस्थानों के सामने एक असली विकल्प खड़ा करने की कोशिश है। आज यही देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे मंचों पर सुधार की मांग कर रहे हैं, ताकि दुनिया के नियम बनाने में सिर्फ कुछ देशों की ना चले। यहीं पर मेरा इतराज है। ग्लोबल साउथ को तीसरी दुनिया का वायरस मानना एक बहुत बड़ी गलती है। वो जो तीसरी दुनिया की परियोजना थी, वो एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था जिसका एक सपना था, और वो सपना 1970 के दशक में टूट गया। उस वक्त एक बहुत बड़ी कोशिश हुई थी जिसे NIEO यानी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव कहा गया। उसका मकसद था कि ग्लोबल ट्रेड के नियम विकासशील देशों के हक में बदले जाएं, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम रहा और उसी के साथ तीसरी दुनिया का जो राजनीतिक प्रोजेक्ट था वो भी खत्म हो गया। तो फिर ग्लोबल साउथ शब्द कहां से आया आपकी नजर में? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हम इसे तीसरी दुनिया की विरासत समझते हैं, लेकिन क्या हो अगर इसकी जड़ें कहीं और हो? ग्लोबल साउथ शब्द असल में 80 और 90 के दशक में तब मशहूर हुआ जब नव उदारवाद नियो लिबरलिज्म पूरी दुनिया में फैल रहा था। ये वो दौर था जब पश्चिमी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियां विकासशील देशों में ले जा रही थीं, जिसे हम उत्पादन की नई भूगोल कहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये शब्द एकजुटता का प्रतीक है या उस आर्थिक बदलाव का नतीजा है जिसने इन देशों को सस्ते श्रम के लिए एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया? ये शब्द इन देशों के बीच की गहरी खाई और असमानताओं पर पर्दा डालता है। आप ब्रिक्स की ही बात कर लीजिए। एक तरफ चीन और भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्थाएं हैं और दूसरी तरफ बाकी सदस्य। और अब जो नए सदस्य आए हैं, सऊदी अरब और ईरान या मिस्र और इथियोपिया, इनके आपसी झगड़े तो सब जानते हैं। तो ये कोई एकजुट ताकत नहीं है, ये तो बस वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में फंसे हुए अलग अलग हितों वाले देशों का एक बिखरा हुआ समूह है। आप कह रहे हैं कि NIEO की नाकामी के साथ वो प्रोजेक्ट मर गया, लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं देखता। मैं मानता हूं कि उसका स्वरूप बदला है, पर आत्मा वही है। बांडुंग की जो एक सामूहिक चेतना थी, वो आज भी जिंदा है। जब भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को एक स्थायी सदस्य के तौर पे शामिल करवाता है, तो वो क्या है? वो उसी भावना का प्रतीक है कि हमारी आवाज भी सुनी जानी चाहिए।
NIEO का एक मूल सिद्धांत था अपने प्राकृतिक संसाधनों पर देशों का अपना अधिकार होना। ये लड़ाई तो आज भी चल रही है। तो ये सिर्फ मौजूदा नियमों के अंदर काम करना नहीं है, ये एक ज्यादा बराबरी वाली दुनिया बनाने की लगातार कोशिश है। मुझे लगता है कि हम प्रतीकों को हकीकत समझ रहे हैं। अफ्रीकी संघ का G20 में शामिल होना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन क्या इससे वो गहरी आर्थिक संरचनाएं बदल जाती हैं जो इन देशों को हमेशा निर्भर बनाए रखती हैं? NIEO की नाकामी सिर्फ एक प्रस्ताव की नाकामी नहीं थी, वो एक पूरे मॉडल की हार थी। विकासात्मक राज्य का मॉडल जहां सरकारें अर्थव्यवस्था को दिशा देती थीं। आज के तथाकथित ग्लोबल साउथ के देश वो उस मॉडल को तो कब का छोड़ चुके हैं। अब तो वो आपस में ही होड़ लगा रहे हैं कि किसे ज्यादा विदेशी निवेश मिलेगा, कौन ज्यादा मुक्त व्यापार करेगा। उन्होंने तो खुद ही उन नव उदारवादी नीतियों को अपना लिया है जिनके खिलाफ तीसरी दुनिया खड़ी हुई थी। तो फिर ये किस तरह की चुनौती दे रहे हैं? ये तो उसी शोषक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं, बस अपनी सीट थोड़ी बेहतर करना चाहते हैं। यहां पर मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। व्यवस्था का हिस्सा बनकर ही व्यवस्था को बदला जा सकता है, और ब्रिक्स ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। आपने इसे प्रतीकात्मक कहा, लेकिन जब आप अपनी खुद की वित्तीय संस्थाएं खड़ी करते हैं तो वो सिर्फ प्रतीक नहीं होता। जैसे ब्रिक्स का बनाया हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे NDB कहते हैं, ये सीधे सीधे वर्ल्ड बैंक को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। साथ ही उन्होंने एक आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, कॉन्टिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी बनाई है, जो एक तरह का इमरजेंसी फंड है, ताकि देशों को मुश्किल वक्त में IMF की शर्तों के आगे झुकना ना पड़े। ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि डॉलर पर निर्भरता कम करने के ठोस कदम है। और इसका विस्तार, जिसमें हाल ही में 4 नए देश जुड़े हैं, ये दिखाता है कि दुनिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है। ये एक इंस्टीट्यूशनल पावर का निर्माण है। ये असल में एक चुनौती है या सिर्फ एक भ्रम? चलिए इसके विस्तार को ही देखते हैं। जो नए सदस्य जुड़े हैं, उनके आने से समूह के कुल GDP में सिर्फ 4% का इजाफा हुआ है। लेकिन इसके साथ आपने क्या किया? आपने सऊदी अरब और ईरान जैसे पुराने दुश्मनों को एक ही कमरे में बिठा दिया। आपने मिस्र और इथोपिया को साथ ले लिया, जो नील नदी के पानी को लेकर झगड़ रहे हैं। ये एकजुटता कैसे बढ़ाएगा? और इससे भी बड़ा सवाल चीन का है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी परियोजनाएं क्या कर रही हैं? कई देश इसके कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। ये तो पुराने औपनिवेशिक संबंधों का ही एक नया रूप लग रहा है, जहां एक नया मालिक आ गया है। तो क्या ब्रिक्स पश्चिम को चुनौती दे रहा है, या अपने ही अंदर एक नई ऊंच नीच की व्यवस्था बना रहा है, जिसमें चीन सबसे ऊपर है? ये दक्षिण सहयोग नहीं, बल्कि एक नए केंद्र का उदय लग रहा है। आपने चीन और अंदरूनी राजनीति की जब बात की, वो काफी हद तक सही है। सरकारों के स्तर पर शायद बहुत गहरे मतभेद हैं और चुनौतियां भी हैं, लेकिन अगर हम सरकारों से हटकर जमीनी स्तर पर देखें तो कहानी कुछ और नजर आती है। ग्लोबल साउथ की असली पहचान शायद इन सरकारों के गठबंधनों में नहीं, बल्कि उन लोगों के साझा संघर्षों में है जो एक जैसी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। 2019 में चिली, इराक और लेबनान में जो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, वो किसके खिलाफ थे? वो नव उदारवाद की ज्यादतियों के खिलाफ एक साझा गुस्सा था। इन सभी देशों के लोग एक ही तरह की सरकारी कटौती और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर थे। ये है ग्लोबल साउथ की एक जमीनी हकीकत। मैं मानती हूं कि ये संघर्ष मौजूद है और बहुत जरूरी भी है, लेकिन इन सब को ग्लोबल साउथ के एक झंडे के नीचे लाना मेरे हिसाब से चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बनाना है। ये एकजुटता अक्सर सतही दिखती है, और ग्लोबल साउथ शब्द खुद इतनी बड़ी असमानताओं को छुपा लेता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सिंगापुर और हांगकांग को लीजिए, नक्शे पर तो ये दक्षिण में है, लेकिन आर्थिक रूप से ये तो वैश्विक पूंजी के उत्तरी केंद्र हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका या यूरोप जैसे उत्तर के देशों में रहने वाले आदिवासी या हाशिए पर पड़े समुदाय, क्या उनका अनुभव दक्षिण के शोषित लोगों जैसा नहीं है? तो फिर ये ग्लोबल साउथ है क्या? क्या ये भूगोल है या ये शोषण का अनुभव है? क्योंकि अगर ये अनुभव है तो फिर साउथ तो नॉर्थ के अंदर भी मौजूद है, अपनी गरिमा और एक अलग तरह के विकास के लिए लड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि ग्लोबल साउथ सिर्फ सरकारों का समूह नहीं, बल्कि उन लोगों का भी गठबंधन है जो अपनी पहचान और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। उनकी साझा पहचान शोषण के अनुभव से ही तो आती है। आपने ज़ापतिस्ता का उदाहरण दिया, जो बहुत अच्छा है, लेकिन वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं?
वो मेक्सिको की सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो खुद को ग्लोबल साउथ का हिस्सा बताती है। यहीं पर इस शब्द का खोखलापन सामने आता है। अक्सर ग्लोबल साउथ का नारा वहाँ की सरकारें और अमीर तबका अपनी सत्ता बचाने के लिए इस्तेमाल करता है, न कि अपने लोगों की आज़ादी के लिए। वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुटता की बात करते हैं, लेकिन अपने ही देश में ज़ापतिस्ता जैसे आंदोलनों को कुचल देते हैं। तो ये शब्द असल में किसकी सेवा कर रहा है? उन ज़मीनी आंदोलनों की या उन सरकारों की जो उन्हें दबा रही हैं? एक भौगोलिक लेबल या सरकारों का एक दिखावा कहकर खारिज कर देना भी सही नहीं होगा। ये एक राजनीतिक परियोजना है जो अभी भी बन रही है, विकसित हो रही है। इसकी नींव उपनिवेशवाद के शोषण के साझा इतिहास पर टिकी है और इसका लक्ष्य एक ज्यादा न्यायसंगत दुनिया बनाना है। इसमें अंदरूनी मतभेद हैं, विरोधाभास है, लेकिन ब्रिक्स का विस्तार और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बढ़ते उदाहरण दिखाते हैं कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ये समूह वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में अपनी जगह बना रहा है। मुझे लगता है हमारी इस बातचीत से एक बात साफ हुई है। तीसरी दुनिया की जो क्रांतिकारी भावना थी और आज के ग्लोबल साउथ की जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें एक बहुत बड़ा फासला है। हाँ, साझा शिकायतें हैं, लेकिन ग्लोबल साउथ आज नव उदारवादी व्यवस्था का एक अटूट हिस्सा बन चुका है और ये अंदरूनी बंटवारे और असमानताओं से भरा पड़ा है। इसलिए जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करें तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस लेबल के पीछे छिपे असली शक्ति संबंधों और देशों के बीच की गहरी खाई को नज़रअंदाज कर दें। सच्ची मुक्ति की उम्मीद अगर कहीं है तो वो ज़ापतिस्ता जैसे ज़मीनी आंदोलनों में है, न कि अमीर देशों के क्लब में शामिल होने की कोशिश करते इन सरकारी गठबंधनों में। ये तो तय है कि दुनिया में शक्ति की संरचनाएं बदल रही हैं, चाहे हम ग्लोबल साउथ को एक एकजुट परियोजना माने या एक बटा हुआ समूह। ये निर्विवाद है कि ये देश 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इन अलग-अलग दृष्टिकोणों की गहराई को समझने के लिए स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिस पर सोचा जा सकता है।